Good morning, students. We have completed the third chapter of economics, money and credit. And today we have some MCQs for discussion. So listen very carefully. We are taking first question. Which one of the following statements is most appropriate regarding transaction made in money? जो मनी से जो ट्रांजैक्शन होता है उसके बारे में स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल और अप्रोप्रिएट हमें लेना है जो स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा हमें सही लगे. इट इज़ द ईजीएस्ट वे, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, इट इज़ द सेफेस्ट वे, यानी कि सबसे ज़्यादा सेफ है. इट इज़ द चीपेस्ट, यानी कि सबसे सस्ता है. इट प्रमोट्स ट्रेड. ट्रेड को प्रमोट, यानी कि ट्रेड तो पहले भी होता था, तो मनी का इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है. चीपेस्ट का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मनी से जो हम करेंगे तो वो कम पैसे में आ जाएगा, यानी कि चीपेस्ट पड़ेगा. सेफेस्ट, सेफ ज़रूर है, लेकिन जब हम बार्टर सिस्टम में करते थे उस टाइम भी हमारा जो ट्रांजैक्शन होता था, चीज़ों की अदला बदली होती थी, वो भी सेफ़ होती थी. और अगर अनसेफ की बात करें तो हो सकता है मनी से भी सेफ्टी ना हो. तो इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे अप्रोप्रिएट जो सेंटेंस लग रहा है, दैट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पेपर नोट. गोल्ड एंड सिल्वर के जो कॉइन्स होते थे, कॉपर के कॉइन्स होते थे, वो ट्रेडिशनल टाइम पे होते थे जब रूलर्स जो थे उन्होंने इस तरह की जो करेंसी है वो इम्प्लीमेंट की थी. लेकिन अभी जो करेंसी है वो पेपर नोट्स में ज़्यादा फेमस है. So D is the correct answer, paper notes. Come to the next question. Which among the following authorities issues currency notes on behalf of the government? It is very easy question और आप इसको आराम से, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं लेकिन इसको इजीली आप सोल्व कर सकते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो इसमें जो आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट, राइट. RBI. In which of the following systems exchange of goods is done without use of money? Credit system, barter system, banking system and collateral. तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, राइट. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. क्रेडिट सिस्टम, बार्टर सिस्टम, बैंकिंग और कोलेटरल. इसमें से बार्टर सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है लेकिन उसमें मनी का यूज नहीं होता. अर्लियर दिस सिस्टम वॉज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी because the people used to exchange the goods, right? They were not using money. किसी ने वीट के बदले में राइस लिया, राइस के बदले में वीट लिया. इसी तरह से किसी ने वेजिटेबल्स ली, किसी ने ग्रेन लिया. तो इस तरह से वो बार्टर सिस्टम होता था, राइट. एंड द मेन फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जिसमें बोथ पार्टीज शुड बी रेडी फॉर एक्सचेंजिंग, यानी कि एक्सचेंज करने के लिए दोनों तरफ से रेडीनेस होना चाहिए, तब वो एक्सचेंज करेंगे. Banks provide a higher rate of interest on which of the following accounts? किस तरह के अकाउंट्स में बैंक अच्छा इंटरेस्ट देते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करते हैं? सेविंग अकाउंट्स, करेंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स फॉर लॉन्ग पीरियड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स फॉर शॉर्ट पीरियड. तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको पता भी होगा कि एफडी जो होती है, एफडी जिसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, लंबे टाइम तक जब भी हम एफडी करते हैं तो उसमें बैंक हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि उसमें कंपाउंड फॉर्म में इंटरेस्ट जो है वो लगता रहता है. आपके पुराने जो बैलेंस होता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता रहता है. तो सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ टेकिंग सिक्स्थ क्वेश्चन. बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू. किस लिए अपना जो है पोर्शन जो उनके पास होता है वो यूज करते हैं? कीप एज रिजर्व सो दैट पीपल में विड्रॉ. क्या वो अपने पास रखते हैं ताकि लोग जब भी जरूरत पड़े तो वो उसको निकलवा सकते हैं? आपने बैंक में अगर 2 लाख रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट करवाए तो क्या बैंक उसको रखेगा ताकि आप कभी भी ज़रूरत पड़ने पे निकलवा सकें? मीट देयर रूटीन एक्सपेंसेस. क्या वो अपने जो रूटीन एक्सपेंसेस, रोज़ के जो खर्चे हैं जनरली, उनको पूरा करने में यूज़ करते हैं? एक्सटेंड लोन्स. क्या वो लोन देने में यूज़ करते हैं? और मीट रेनोवेशन ऑफ बैंक्स. तो इसमें सबसे ज़्यादा सही जो आंसर लग रहा है वो सी है, बिकॉज बैंक्स यूज़ मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स फॉर एक्सटेंडिंग लोन्स, यानी कि लोन देने में वो सबसे ज़्यादा यूज इसको करते हैं. व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स इज केप्ट एज कैश बाय द बैंक्स इन इंडिया? ये हमने टेक्स्ट बुक में भी किया था. 25, 20, 15, 10. सी इज द करेक्ट आंसर, 15%.
नाउ come to the eighth question. The informal source of credit does not include which one of the following? इनमें से कौन सा informal source of credit नहीं है? फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आपने डिफरेंस किया इजीली. फॉर्मल सोर्सेज वो होते हैं जो आरबीआई के अंडर में होते हैं और जो आरबीआई की सर्विलेंस में काम करते हैं. इनफॉर्मल सोर्सेज पे इस तरह का कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है. तो इनमें से कौन सा ऐसा लग रहा है आपको जो इनफॉर्मल सोर्स नहीं है? ट्रेडर, फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मनी लेंडर्स. तो इसमें जो तीन ऑप्शन है ए, बी एंड डी, दीज आर द इनफॉर्मल सोर्सेज. लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो फॉर्मल सोर्स है, क्योंकि ये फॉर्मल तरीके से काम करता है एंड इट ऑल्सो इज मीन्स सर्विलेंस्ड बाई आरबीआई. तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जिसको हम फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट मानते हैं. Which one of the following is the new way of providing loans to the rural poor? एक नया तरीका है, गांव में जो गरीब लोग होते हैं वो लोन लेने का एक नया तरीका उन्होंने निकाला है, जिसको क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, SHGs. Yes, definitely the answer is SHGs, राइट? सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि उनको बैंक जो है वो लोन देते नहीं है. कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्योंकि उनके पास ज़मीन वगैरह नहीं होती है, या फिर उनके पास किसी तरह का कोलेटरल नहीं होता है, या फिर वो उसके मेंबर बनने के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं. तो इसलिए वो जो बैंक उनको लोन नहीं देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन मिलता नहीं है. ट्रेडर्स और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से अगर लोन लेते हैं तो वो इनफॉर्मल सोर्स होता है, क्योंकि दे हैव टू पे वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, नाउ इन द रूरल areas, rural poor people take loans from SHGs by making these kinds of groups, right? And this amount is deposited by the members. Why is currency accepted as a medium of exchange? क्यों हमने करेंसी को क्यों जो है एक्सेप्ट किया है कि इस करेंसी से हम कोई सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और कोई भी उस करेंसी को लेने और देने से मना नहीं करता है. Because of the currency is authorized by government of country, because it is liked by the people who use it, because the use of currency has its origin in ancient times, and because the currency is authorized by the World Bank, right? तो कोई भी करेंसी किसी भी कंट्री की है वो वर्ल्ड बैंक से अथोराइज्ड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री दैट इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल. क्योंकि कोई भी सॉवरेन जो कंट्री होती है, जिसके पास अपनी टेरिटरी के लिए फुल पावर होती है, वो होती है उस कंट्री की गवर्नमेंट, राइट? तो इसलिए करेंसी वहाँ पे चलती है. जो करेंसी उस कंट्री की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, जो करेंसी वो इशू करती है या अप्लाई करती है, वही करेंसी वहाँ पे चलती है. तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज द करेंसी इज अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. हु इशूज द करेंसी नोट्स इन इंडिया? इंडिया में करेंसी नोट्स को कौन इशू करता है? इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. हमने डिस्कस किया जब चैप्टर आपने किया था. करेंसी नोट्स आर इशूड बाय द फाइनेंस कमीशन. All the nationalized banks can issue the currency notes. Only Reserve Bank of India can issue currency notes. Any individual or organization can issue currency notes with the permission of the government. तो ये बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं. ओनली आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है कि वो करेंसी नोट्स को इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. Which among the following banks issues currency notes on behalf of the central government in India? तो ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया, और इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर हमने अभी किया. आरबीआई इज द करेक्ट आंसर. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द कस्टमर्स? जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, तो बैंक उनका क्या करते हैं? बैंक्स यूज दीज डिपॉजिट्स फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज? ये तो बिल्कुल नहीं है. बैंक्स यूज ए मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स, ये हमने पहले भी किया. तो यही इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन. क्योंकि बैंक्स यूज डिपॉजिट्स टू गिव बोनस टू देयर एम्प्लॉयज़, ये हो सकता है, लेकिन इस मनी का मेजर पोर्शन वो बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, ये रेयरली होता है. बैंक्स यूज डिपॉजिट्स टू सेट अप मोर ब्रांचेस इन द कंट्री, तो ये भी इसका मेजर पोर्शन जो है यूटिलाइज नहीं करता है. तो मेन काम जो बैंक्स का होता है दैट इज एक्सटेंडिंग लोन्स. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए बैंक? बैंक की जो इनकम होती है वो कहाँ से होती है, मेनली कहाँ से होती है? पढ़ के देखते हैं. स्टेटमेंट्स दे रखे हैं.
Bank charges that the depositors pay for. Keeping their money safe is the main source of the bank's income. The difference between what is charged from the borrowers and paid to the depositors is the main source of bank's income. Banks earn huge amounts of money by investing the money of the depositors in various company shares. The government of India gives huge amounts of money to the banks to help their smooth functioning. तो इसमें जो आंसर है, द करेक्ट आंसर इज, आप दोबारा से अगर ठीक से पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बी ऑप्शन है इसमें ये डिफरेंस जो है, जैसे मैंने आपको बताया था जब क्लास ली थी ऑनलाइन, तो उसमें भी आपको बताया गया था कि जो बैंक बोरोवर्स को चार्ज करता है वो इंटरेस्ट रेट हाई होता है और जो डिपॉजिटर्स को वो देता है वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा लो होता है. तो जो बीच का डिफरेंस है यही उसका प्रॉफिट होता है और यही उसकी इनकम होती है. एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment refers to, ये definition है. This is the definition of credit, right? So credit is an agreement in which the lender supplies the borrower with money. क्योंकि lender जो होता है, जो पैसा उधार देने वाला होता है, वो borrower को पैसा देता है, right? Goods या services in return for the promise of future payment refers to, right? कि उसको फ्यूचर में पेमेंट मिलेगी. Which body या अथॉरिटी सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन. फॉर्मल सोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे मैंने बताया था, बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ये सब फॉर्मल सोर्सेज में आते हैं, कमर्शियल बैंक्स एक्सेट्रा. तो इनको सुपरवाइज करने का काम आरबीआई करता है. ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं काफ़ी. मनी लेंडर्स यूजुअली डिमांड अ सिक्योरिटी फ्रॉम द बोरोवर. What is the formal word used for security such as land, vehicle, livestock, building, etc. इस तरह की जो सिक्योरिटी, अगर किसी से आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी के फॉर्म में इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो आप उसको देंगे और तब तक वो रखेगा तब तक कि आप उसका लोन पे बैक ना कर दें. तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट? व्हाट इज दिस सिक्योरिटी कॉल्ड? डिपॉजिट, कोलेटरल, क्रेडिट, गारंटी. तो बी इज द करेक्ट आंसर, कोलेटरल. जैसे हमने डेफिनेशन में किया था, कोलेटरल इज एन एसेट ओन्ड बाय द बोरोवर. अंडरस्टैंड? और बोरोवर लेंडर को देता है तब तक कि उसका लोन जो है रीपे ना कर दे. विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज. रूरल एरिया में इनमें से सबसे चीपेस्ट सोर्स कौन सा होगा, ताकि कम से कम, चीपेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट कम होना और इजी टर्म्स के ऊपर लोन मिलना. ठीक है? तो रूरल एरियाज में बैंक्स, क्योंकि ज़्यादातर रूरल पुअर पीपल को बैंक्स लोन नहीं देते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मनी लेंडर, फाइनेंस कंपनी. तो फाइनेंस कंपनी भी काफ़ी महंगी होती है और मनी लेंडर जो होते हैं वो भी हाई इंटरेस्ट लगाते हैं. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो सबसे आसान यहाँ पे लग रहा है. इन विच कंट्रीज द ग्रामीण बैंक मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ ओवर 6 मिलियन पुअर पीपल. तो इसका आंसर आपको इजीली पता है, ये भूटान है. यहाँ पे स्पेलिंग इसकी गलत हो रखी है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, बांग्लादेश. मोहम्मद यूनिस ने इसको स्टार्ट किया था 1970 के दशक में, इन द डिकेड ऑफ 1970. अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप यूजुअली हैज, कई बार क्वेश्चन आता है और ये 2 साल पहले एनटीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था लेवल 1 में. तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको याद रखने होंगे. इसमें डी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आ जाएगा 15 to 20 मेंबर्स. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इनको ध्यान से पढ़ना आपने. इट इज रिटन हियर दैट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और फिर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है. ए, आरबीआई वॉज सेटअप, आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वॉज सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ ए कमीशन. एक कमीशन था कोई, उसके बेस पे इसको सेटअप किया गया, बनाया गया अप्रैल 1935 में विद द इनेक्टमेंट ऑफ एन एक्ट, राइट? इनेक्टमेंट, एक कोई एक्ट पास हुआ और उसके बेस पे इसको बनाया गया और इसका रिकमेंडेशन जो दिया था वो एक कमीशन ने दिया था. ठीक है? बी, आरबीआई वॉज नेशनलाइज इन 1949. इट डज नॉट, सी में लिखा हुआ है, इट डज नॉट रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया. अब इनमें से कौन सा करेक्ट है ये देखते हैं. ठीक है? ओनली ए एंड बी, ए एंड सी, ए बी एंड सी. चलिए दोबारा से स्टेटमेंट ए की तरफ आते हैं. लिखा हुआ है आरबीआई वो सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ ए कमीशन, राइट? इसकी रिकमेंडेशन थी, ये कमीशन था, हिल्टन यंग कमीशन इसको कहते हैं, और इसने रिकमेंड किया था. उसके बाद इसको सेटअप किया गया अप्रैल 1935 में
और उसके बाद एक एक्ट भी इसमें पास हुआ था, 1934 में एक एक्ट पास हुआ था और उसके बाद इसको अप्रैल 1935 में सेटअप किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। आरबीआई वॉज नेशनलाइज, तो ए तो सभी में है, राइट, तो चारों ही कंफ्यूजन है। आरबीआई वॉज नेशनलाइज इन 1949, ठीक है, ये भी करेक्ट है क्योंकि आरबीआई को इसका राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन किया गया था 1949 में, यानी कि सरकार ने इसको अपने अंडर में ले लिया था। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी लिखा हुआ है, इट डज नॉट रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशन का काम है वो भी आरबीआई ही करता है, राइट। तो रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा अब हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सी गलत हो गया, ए और बी सही है। तो इसमें ए एंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं है। रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट, डेफिनेटली ये तो मेन फंक्शन है। इश्यूज नोट्स एंड कॉइन्स, ये भी मेन फंक्शन है। एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, डेफिनेटली है। टेक्स डिसीजंस अबाउट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट का जो फैसला है वो गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, नॉट आरबीआई, अंडरस्टैंड। सो डी इज द नॉट फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो ये करेक्ट आंसर आपका आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ स्वाइप मशीन एट शॉप्स इज यूज्ड कॉल्ड पीओएस मशीन। आपने काफ़ी सुना होगा, आप मार्केट में जाते हैं तो इफ़ यू डोंट हैव द कैश यू कैन पे, राइट, विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड और बाई एटीएम, अंडरस्टैंड। तो जो आपका कार्ड होता है वो पीओएस मशीन में स्वाइप किया जाता है, राइट। तो पीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेफरेंस ऑफ सेलिंग, पॉइंट ऑफ सेल, प्राइम ऑफ सेल। तो इसका आपने सही आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पॉइंट ऑफ सेल। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाबार्ड, ये नाबार्ड है, ये एक बैंक है या क्या है, देखते हैं फुल फॉर्म। नॉन एग्रीकल्चरल बैंक फॉर ऑल रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बोर्ड फॉर ऑल रूरल डेवलपमेंट। देखिए इसमें नेशनल बोर्ड लिखा हुआ है, बैंक लिखा हुआ है, बोर्ड लिखा हुआ है। तो ये क्या है, नाबार्ड जो है वो आपने सुना होगा, एक बैंक है, आप ये याद रखेंगे, एक बैंक है नाबार्ड और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, which of the following informations is not mentioned on a check। चेक पेमेंट होता है, आपको चेक आपने चैप्टर में पढ़ा होगा चेक क्या होता है। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इस पे होती है ये तो आपको पता होगा। तो इसी बेस पे हम देखते हैं यहाँ पे इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो चेक पे नहीं होती है। बैंक ब्रांच कोड, चेक नंबर, बैलेंस इन अकाउंट, ऑल ऑफ अबाउट। तो बैंक के ब्रांच कोड डेफिनेटली होते हैं, चेक नंबर भी होते हैं क्योंकि बिना चेक नंबर के कोई भी चेक वैलिड नहीं होता है, और बैलेंस इन अकाउंट ये नहीं होता क्योंकि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है या पर्टिकुलर जो चेक है, चेक पे जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है उसमें कितना बैलेंस है ये उसमें बिल्कुल भी मेंशन नहीं होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड दीज 25 MCQs। आपको थोड़ा समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको PDF फॉर्म में भी MCQs जो है ये मिल जाएंगे, और कुछ आपको जो है PDF फॉर्म में कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ नोट्स और मिलेंगे। तो आप उनको रिवाइज करें और अच्छे से इस चैप्टर को दोबारा रीड करें, राइट। और कोई अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।